हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर रहते हुए अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को पूरा कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस क्लास में शॉर्ट हैंड हिंदी थ्योरी के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यह एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसका एक पेपर होता है 50 अंकों का, जिसमें आपको अच्छी तरीके से आशुलिपि के बारे में आपसे पूछा जाता है। बारीकी से आपको इसमें जवाब देना पड़ता है। एग्जाम्पल का प्रयोग करते हुए हमको इसमें दर्शाना होता है। तो ये शॉर्ट हैंड हिंदी थ्योरी का आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उन छात्रों के लिए यह सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है। तो आज का जो आपका यहाँ का टॉपिक है आज की क्लास का, वो टॉपिक है हिंदी आशुलिपि का उदय एवं विकास। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इनकी हिस्ट्री से संबंधित आशुलिपि की। तो चूंकि यह है शॉर्ट हैंड हिंदी थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो इसमें हम हिंदी आशुलिपि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम आशुलिपि जो शब्द है इसी को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड। इसी को ही हम शॉर्ट हैंड इंग्लिश में कहते हैं। और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन ये आशुलिपि शब्द है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये हिंदी आशुलिपि यानी हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में बात की जा रही है। तो पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत में आशुलिपि का चलन कैसे हुआ। आशुलिपि की जब बात की जाएगी तो उसमें सभी प्रकार की आशुलिपि आ जाएंगी, चाहे आपकी हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, अन्य भाषाओं की हो। लेकिन जब हिंदी की बात की जाएगी इसका मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात की जाती है। तो भारत में आशुलिपि का चलन आपको पता है कि हमारे देश में जब व्यापारिक शक्तियाँ, जो विदेशी शक्तियाँ थी, जो हमारे भारत में आकर के व्यापार करती थी और अपने व्यापार को अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, कीर्तिमान अपना स्थापित करने के लिए वो यहाँ पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व फैलाने लगी। फिर उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा फैल गया कि उनको अपने यहाँ पर आशुलिपि की आवश्यकता पड़ने लगी, ताकि उनके वहाँ पर जो पत्र होते थे उनको लिखने के लिए ज़्यादा स्पीड वाले व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये हमने आपको पूर्व की क्लास में बताया है। और चूँकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आशुलिपि हिंदी का उदय एवं विकास है, इसमें हम हिंदी आशुलिपि के उदय एवं विकास के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम तो कैसे कैसे आशुलिपि हिंदी का उदय हुआ, कौन कौन सी प्रणालियाँ हमारे यहाँ पर आई और जिनके आधार पर आशुलिपि का एक रूप आया, फिर उसमें सुधार हुआ, फिर दूसरा आया, दूसरे बाद तीसरा आया। ऐसे कितने आशुलिपियाँ हमारे देश में हिंदी की विकसित हो चुकी है, उन पर हम एक सूक्ष्म दृष्टि डालने का प्रयास करते हैं। और आप सभी इसको नोट भी करते रहना एक आपकी जो नोटबुक है उसमें, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि में, एग्ज़ाम के टाइम पर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हितकर हो। पूर्व की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की जो कार्रवाई होती थी, जो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हमारे यहाँ पर संसद कहते हैं, तो उसमें हम उनकी काउंसिल को हम कहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर चूँकि इनकी जो भाषा थी, इनकी जो यहाँ की जो राजभाषा थी, वो राजभाषा इनकी अंग्रेजी थी। ठीक है, तो जब राजभाषा इनकी अंग्रेजी थी तो अब इनके वहाँ पर हिंदी आशुलिपि के किसी भी आशुलिपि की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
यदि कोई इनके वहाँ पर कोई हिंदी में यदि भाषण भी देता था तो वो ऐसे ही लिख लिया जाता था कि हाँ अमुक व्यक्ति के द्वारा भाषण दिया गया, बस क्या कहा गया कुछ भी नहीं लिखा जाता था। यदि उनके द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए तो उनको फाइल में लगा लिया जाता था। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ की जो राजभाषा थी वो राजभाषा थी अंग्रेजी। ठीक है, वो उनकी राजभाषा जो थी वो अंग्रेजी थी। इस राजभाषा की वजह से ही वहाँ पर कुछ भी उनकी काउंसिल में नहीं होता था। लेकिन जब हमारा देश स्वाधीनता की तरफ बढ़ा, हमारे देश के जो राजनेता थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्मुख हुए कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हम इन अंग्रेजी शक्तियों के अंडर में अब ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते हैं। तो वो जगह जगह जाते थे और लोगों से मिलते थे, भाषण देते थे, हिंदी भाषा में मुखातिब होते थे, हिंदी भाषा का प्रयोग कर उन किसानों को, गांव की जनता को समझाने का प्रयास करते थे। तो जब हमको लगा कि हिंदी आशुलिपि हमारे यहाँ पर होनी चाहिए ताकि जो उनके भाषण हैं उनको लिखा जा सके, लिखने के पश्चात उसका जो प्रकाशन है वो हिंदी समाचार पत्रों में कराया जा सके। तो आपने यह थोड़ा सा आपको समझ में आइडिया आने लगा होगा कि हिंदी आशुलिपि का जो उदय है उसका जो इतिहास है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि उसके पहले तो हमें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन हमें आभास हुआ तब जब हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने लगे, लोगों से मिलने लगे, हमें आभास हुआ उस समय। तो वो समय कौन सा? वो समय था स्वाधीनता संग्राम का। तो इसका जो इतिहास है हिंदी आशुलिपि का वो स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया कि जो 19वीं शताब्दी थी, क्योंकि हमारा देश 19वीं शताब्दी में 1947 में आज़ाद हो गया था, तो 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इनके विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा लोग असंतोष इनके अंदर बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया था लोगों के अंदर। तो जब हमारे देश के जो राष्ट्रीय नेता थे तो वो जनमत तैयार करने के लिए, जब क्योंकि अब हमने सोच लिया कि अब हमको अपने देश को आज़ाद कराना है, तो जो हमारे यहाँ के नेता थे, नेताओं ने क्या किया? जनमत तैयार करने के बारे में विचार किया कि अब हमें जनमत तैयार करना। जनमत का मतलब जनता का मत कैसा है, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी, हम सभी नहीं चाहेंगे तब तक एक आदमी, कहते नहीं कि अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब सभी तैयार होंगे तभी हम अपने देश को जल्दी से जल्दी हम स्वाधीन करा लेंगे, आज़ाद करा लेंगे। तो नेताओं ने यह इच्छा जाहिर की कि हमें जनमत तैयार करना चाहिए। तो जनमत तैयार करने के लिए वे सभी जनता से मिलने लगे। ठीक है, वो सभी जनता से मिलने लगे और वहाँ पर जो हमारे यहाँ की भाषा थी हिंदुस्तानी, थोड़ा सा अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य धारण रखिए, अभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि किस फ्लो में ये प्रोसीजर तैयार हुआ, इसका इतिहास का रूप कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब वो मिलने लगे, हिंदुस्तानी में भाषण देने लगे, तब वहाँ पर यह समझ में आया कि जो ये नेता थे, इन नेताओं ने कहा कि अब ऐसा किया जाए कि नेता, वह उस समय हमारे यहाँ पर एक सभा थी काशी में संस्था थी, इसका नाम था
नागरी प्रचारणी सभा, जिसका नाम था नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा थी, ये काशी में थी और ये पत्रिकाएं छापती थी, न्यूज़ उस समय की छापती थी। जो भारतीय नेता थे उन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप जो हम लोगों के भाषण हैं आप उनको अपनी इस उसमें छापिए आप, और जिससे कि जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगी, क्योंकि हर समय सबसे मिल पाना संभव नहीं हो पाता है नेताओं को। तो वो क्योंकि जाने में पहले आपको पता था आवागमन के लिए इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तो जब इन नेताओं का विचार विमर्श नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ तो पहली बार जो ये नेताओं के जो भाषण होते थे तो पहली बार हिंदी आशुलिपि की संकेत प्रणाली का इन्होंने प्रकाशन किया था, कि जो उनके भाषण होते थे उसके लिए एक प्रणाली विकसित की थी। किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। और उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? संकेत प्रणाली। ठीक है, इसको हम संकेत प्रणाली कहते हैं और इसी को निष्काम प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और ये बात है लगभग 1907 ईस्वी की। ये संकेत प्रणाली का प्रारंभ हुआ और ये किससे रिलेटेड थी? क्योंकि हिंदी जो नागरिक प्रचारणी सभा है वो भारत में हिंदी में छापती है, तो ये जो है ये हिंदी आशुलिपि की थी। किससे संबंधित थी? ये हिंदी आशुलिपि से संबंधित थी। ये हिंदी आशुलिपि से संबंधित थी और ये 1907 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा की गई थी। इस प्रणाली का नाम था संकेत प्रणाली। इसको निष्काम प्रणाली के नाम से भी जानते हैं और ये 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई थी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि हम तेज स्पीड से भाषणों को भी लिख सकेंगे, रिकॉर्ड कर सकेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, इसके बारे में सोचा कि हम अगर तेज स्पीड से भाषणों को लिख लें, रिकॉर्डिंग कर लें तो बहुत अच्छा रहा करेगा। क्योंकि जब व्यक्ति को हम ये बताना चाहते हैं, हमारे देश के उस समय बहुत सारे नेता थे, गांधी जी थे, जवाहरलाल जी थे, सुभाष चंद्र जी थे, भगत सिंह जी थे, जो कि उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे। तो उन्होंने एक क्षेत्र में गए और उन्होंने क्या कहा, वहाँ की जनता को क्या संबोधित किया, उसका अगर अक्षरशः हम लेख लिखते हैं और उसको हम समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं तो उसको पूरा देश पढ़ता है। पढ़ने के पश्चात में वो सूचना एक साथ सभी में कन्वे हो जाती है, सभी तक पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम था कि जो उनके द्वारा कहा गया है उसको जनता तक पहुंचाया जा सके। तो ये पहली प्रणाली थी संकेत प्रणाली। 1907 ईस्वी में निष्काम प्रणाली के नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। अब उसके बाद में कहते हैं कि 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में मतलब 1907 में निष्काम प्रणाली, उसके बाद में 1926 तक, इतने गैप के बाद, मतलब गैप नहीं आप कह सकते, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया। जब उनको लगा कि हाँ ये अच्छी प्रणाली उभर करके सामने आएगी, तब उसके पश्चात में वो उसका लोग प्रकाशन करवाते हैं। तो 1926 में एक दूसरी प्रणाली आई और उस प्रणाली का नाम था ब्रह्माक्षर। ये ब्रह्माक्षर प्रणाली प्रकाश में आई 1926 में। उसके पश्चात में जब ब्रह्माक्षर
प्रकाश प्रणाली, ब्रह्माक्षर प्रकाश प्रणाली है इसका नाम, ब्रह्माक्षर प्रकाश प्रणाली इसका नाम है। तो ये 1926 में प्रकाशित हुई। फिर उसके पश्चात में 1931 में, उसके पश्चात 1931 में एक प्रणाली और विकसित हुई, जिस प्रणाली को हम कहते हैं जैन संकेत लिपि। अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, 1931 में जैन संकेत लिपि, ये 1931 में प्रकाशित हुई थी जैन संकेत लिपि के नाम से। तो अब तक 3 प्रणालियां आपके सामने मैंने आपको यहाँ पर दर्शाई है और इसकी रूपरेखा बताई है कि उसका उदय कैसे हुआ। उदय कहाँ से हुआ है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम से इसका उदय है। और विकास कैसे कैसे होता गया, नेताओं ने इसके बारे में जब सोचा कि देश को आज़ाद किया जाए, जनमत तैयार कराया जाए, तो जनमत तैयार करने के लिए वो जनता से मिले। जनता से मिलने के बाद में हिंदुस्तानी भाषा में उन्होंने अपने भाषण दिए, हिंदुस्तानी भाषा में अपने भाषण दिए। और जब ये प्रक्रिया चलती रही तो हमारे काशी में एक नागरिक प्रचारणी सभा थी जो उस समय पत्रकारिता का काम करती थी। तो नेताओं के प्रेरणा के बाद में उन्होंने एक हिंदी आशुलिपि की एक प्रणाली विकसित की, जिसका नाम था निष्काम प्रणाली। संकेत प्रणाली कहते हैं, क्योंकि अब संकेत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भाषा को लिखने के लिए संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। और ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब उसके पश्चात में 1926 तक निरंतर प्रयास चलते रहे और 1926 में एक प्रणाली उभर करके सामने आई जिसको कहते हैं ब्रह्माक्षर प्रकाश प्रणाली। और उसी के क्रम में फिर 1931 में 1931 में जैन संकेत लिपि नाम से एक प्रणाली प्रकाशित हुई। तो अब लोगों के पास में यह 3 प्रणालियां हो चुकी थी। और आप देखते हैं कि ये बात चल रही है 1931 में। और जब 1931 की बात जब आप करते हैं तो आपको ये ध्यान होगा कि इस समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो संघर्ष था, वो सीमा पर पहुंचने से ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक नेता की गतिविधियों की रिपोर्ट लेने के लिए अपने सीआईडी रिपोर्टरों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता पड़ी, है ना। कि अब आप समझ रहे हैं कि 1931 में क्या था कि हमने शुरुआत तो यहाँ से करी प्रणाली से, 1907 से, मतलब 19वीं सदी से हम देश की आज़ादी में ज़्यादा रुचि सब लोग लेने लग गए। 1926 1931 तक पहुँचे। तो इस समय अपने देश को आज़ाद कराने के लिए देश का बच्चा जो था वो उतावला था, वो आंदोलन आए दिन करते रहते थे और रणनीतियाँ बनाते रहते थे, वस्तुओं का परित्याग करते थे। तो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने सोचा कि ये यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो नेता हैं, वो क्या बातचीत करते हैं, अपने भाषणों में क्या कहते हैं, वो उन पर अपनी खुफिया नज़र बनाए रखने के लिए उनको ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसे सीआईडी रिपोर्टर तैयार किए जाएं जो उनके जहाँ पर उनके भाषण हो रहे हैं वो वहाँ पर जाएं और उनकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, आज उन्होंने क्या क्या भाषणों में कहा। फिर वो उसका ट्रांसलेशन करवाते थे और करवाने के पश्चात में समझते थे कि क्या रणनीति चल रही है हमारे खिलाफ में। तो अब देखिए कि अंग्रेज कितने चतुर थे, कितना तेज सोचते थे, कितना ज़्यादा सोचते थे, तभी तो उन्होंने इतने सालों तक हमारे ऊपर हुकूमत की है। तो उन्होंने 1931 के बाद जब जैन संकेत लिपि आई, तब उनको यह थोड़ा सा आभास हुआ कि भी सीआईडी रिपोर्टर तैयार किए जाए। तो जिसकी सरकार चल रही है तो वो
अगर सोचने लग जाए तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID रिपोर्टर जो सीक्रेट तरीके से मिशन को अंजाम देते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, CID। तो उन CID रिपोर्टरों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता जब उन्होंने महसूस करी, तो जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लखनऊ जानते हैं हमारे राज्य की राजधानी है, ठीक है। लखनऊ के क्रिश्चियन स्कूल्स ऑफ कॉमर्स में इसकी व्यवस्था की गई, ठीक है। लखनऊ में एक कॉलेज है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे आपको लिख करके दिखाते हैं। लखनऊ में कौन सा कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है क्रिश्चियन स्कूल ऑफ कॉमर्स। क्रिश्चियन स्कूल्स ऑफ कॉमर्स ये कहाँ है, ये हमने आपको बताया कि ये लखनऊ में है। यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो CID रिपोर्टर थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए किस चीज़ का, आशुलिपि हिंदी का, आशुलिपि हिंदी को अब वो अपनाना चाह रहे थे। क्यों, ताकि वो जासूसी कर सके हमारे देश के नेताओं पर, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक प्रणाली थी जो विकसित हुई थी, जिसका प्रशिक्षण यहाँ के जो CID रिपोर्टर्स थे उनको दिया जा रहा था। तो यहाँ पर पढ़ाई जाने वाली एक प्रणाली थी जिसको हम कहते हैं सिंह प्रणाली, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिश्चियन स्कूल्स ऑफ कॉमर्स में कौन सी प्रणाली पढ़ाई जाती थी। तो आप जवाब देंगे सिंह प्रणाली। इसके पश्चात इलाहाबाद, अभी हम बात कर रहे थे लखनऊ के, अब हम थोड़ा सा आपका प्रकाश जो है वो हम इलाहाबाद की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना ध्यान केंद्रित रखिएगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इलाहाबाद के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, और थोड़ा सा इसको गोल कर देते हैं, इनका नाम था ऋषिलाल अग्रवाल। नाम था ऋषिलाल अग्रवाल। इन्होंने एक प्रणाली विकसित की थी, और इस प्रणाली का जो नाम इन्होंने दिया था, उस प्रणाली का नाम था संकेत लिपि। इस प्रणाली का नाम था, इन्होंने एक प्रणाली विकसित की थी, इसका नाम था संकेत लिपि, और राइटर का नाम था ऋषिलाल अग्रवाल। ये कहाँ के थे, ये इलाहाबाद के थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऋषिलाल अग्रवाल जी ने संकेत लिपि नामक पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक है संकेत लिपि, और इसी को आगे चल करके हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं, ऋषि प्रणाली के नाम से। ऋषि प्रणाली, ऋषि प्रणाली इसका जिसको नाम दिया गया। तो उन्होंने एक संकेत लिपि नामक एक पुस्तक लिखी थी, राइटर का नाम था ऋषिलाल अग्रवाल, और जिसको हम ऋषि प्रणाली के नाम से जानते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे मैंने बताया कि राजनेता तो बहुत सारे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी जब आंदोलन में उतरे
राजनीतिक मंच उन्होंने संभाला, तो उनके आने से आसुलपी को काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला था। कहते हैं कि उन्होंने यह घोषणा की थी कि स्वाधीन भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वो हिंदी होगी। तो महात्मा गांधी को इसका जो है आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहन करने में काफ़ी ज़्यादा इनकी भूमिका रही है। क्यों भूमिका रही है? क्योंकि इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने की इन्होंने घोषणा की थी। तो जब हिंदी राजभाषा होगी, इसका अभिप्राय ये है कि वहाँ की जो असेंबली होगी, संसद होगी, वहाँ पर हिंदी में भाषण होंगे, हिंदी के लेखक होंगे, तो जिससे कि हिंदी आसुलिपि को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन वहाँ से मिला था। तो इसीलिए महात्मा गांधी को इसका जो है आसुलिपि को प्रेरक के रूप में देखते हैं कि उन्होंने प्रेरित किया कि, और इस प्रेरणा मात्र से जो हिंदी की चाह रखने वाले जो आसुलिपिक थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रयास किया और एक अच्छी आसुलिपियों बनाने के लिए, आसुलिपि लिखने के लिए कला प्रस्तुत की। कहते हैं कि 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी की बात है। 1937 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार भारत समिति 1937 में राष्ट्रभाषा प्रचार भारत समिति राष्ट्रभाषा प्रचार भारत समिति ये वर्धा में थी। वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार भारत समिति वर्धा। इन्होंने हिंदी आसुलिपि का एक अखिल भारतीय सम्मेलन जो था वो बुलाया था। अखिल भारतीय सम्मेलन इन्होंने आसुलिपि के लिए बुलाया था, हिंदी आसुलिपि के लिए। इतना बड़ा सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन। कब बुलाया गया था? ये बुलाया गया था 1937 ईस्वी में बुलाया गया था। राष्ट्रभाषा प्रचार भारत समिति वर्धा ने, क्योंकि उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार, इस सम्मेलन में कहते हैं कि मुंबई के श्री दबके इनका नाम था, दबके कहते थे, इनका नाम था दबके, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे? ये मुंबई के रहने वाले थे। नाम था इनका श्री दबके। इन्होंने वहाँ पर जो पिटमैन चलती थी, आपको पता है कि पिटमैन इंग्लिश की एक प्रणाली है, तो इन्होंने पिटमैन के जो ध्वनि चिन्ह थे, इन्होंने पिटमैन के ध्वनि चिन्हों को बदलकर, इन्होंने पिटमैन के ध्वनि चिन्हों को बदलकर आसुलिपि के नए चिन्ह निर्धारित करने का इन्होंने प्रयोग किया था।
निर्धारित करने का प्रयोग किया था। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि जो सीआईडी ऑफिस रिपोर्टर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि सीआईडी रिपोर्टर बनाए जाएं और वो भारतीयों के भाषण सभा को ज्वाइन करें और वहाँ देखें कि वो क्या क्या बातचीत करते हैं, उसको नोट करें। तो इसके लिए उनको प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ में एक स्कूल है जिसका नाम है क्रिश्चियन स्कूल्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया गया। और इस प्रशिक्षण में जो आशुलिपि प्रणाली अपनाई गई थी उस प्रणाली का नाम था सिंह प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा सिंह प्रणाली। उसके पश्चात में कहते हैं कि इलाहाबाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ऋषि लाल अग्रवाल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था संकेत लिपि। संकेत लिपि इस पुस्तक का नाम था और वही उसी को हम ऋषि प्रणाली के नाम से जानते हैं कि प्रणाली ऋषि प्रणाली कहलाई। कहते हैं कि आशुलिपि के क्षेत्र में जो अहम भूमिका निभाई थी, वो जब गांधी जी ने जब राजनीतिक मंच ज्वाइन किया था तो उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी हिंदी के लिए, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद होने के पश्चात हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, उस तभी कहते हैं कि 1937 का जो दौर था, 1937 के दौर में हिंदी को और वर्चस्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार भारत समिति वर्धा में है ये समिति, उस समय ये संचालित थी। तो उस समिति ने अखिल भारतीय सम्मेलन हिंदी के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन इन्होंने बुलाया था। और इसी सम्मेलन में कहते हैं कि मुंबई के एक रहने वाले जिनका नाम था दबके, तो इन श्री दबके जी ने जो आशुलिपि पद्धति है पिटमैन की, क्योंकि आशुलिपि पद्धति जो पिटमैन की है वो ध्वनि चिन्हों पर आधारित है, जो इसीलिए इसको हम फोनेटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इन ध्वनि चिन्हों के आधार पर दबके जी ने आशुलिपि के नए चिन्ह निर्धारित करने का एक प्रयोग किया था, इन्होंने एक प्रयास किया था। तो इसीलिए यह जो इनकी प्रणाली थी, बाद में ये इनकी जो प्रणाली थी वो वर्धा ये प्रणाली इनकी वर्धा प्रणाली के नाम से विख्यात हुई थी। कौन सी प्रणाली थी? ये वही प्रणाली है जिसको श्री दबके जी ने पिटमैन के ध्वनि चिन्हों के आधार पर नए चिन्ह विकसित किए थे। तो वह प्रणाली हमारी कहलाई, वो पद्धति बाद में हमारी वर्धा प्रणाली के नाम से विख्यात हुई थी इसमें। अब नेक्स्ट आपको आगे लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि भारत के स्वाधीन होने से पूर्व, मतलब जो भारत था हमारा आज़ाद हुआ था, उसके पहले उसमें जो हिंदी के विकास के लिए जो प्रयास किए गए, मतलब बहुत सारे प्रयास हुए। आपने देखा कि बहुत सारी प्रणालियां जो थी वो विकसित हुई थी। तो इसमें जो स्वाधीनता से पूर्व, कब से पूर्व? स्वाधीनता से पूर्व जितने भी प्रयास किए गए थे, वो कहते हैं कि उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था जिनका व्यवहारिक ज्ञान हिंदी आशुलिपि का नहीं था। मतलब वो हिंदी आशुलिपि नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रयास बहुत ज़्यादा किया था। तो वो प्रयास स्वाधीनता से पूर्व जिन लोगों ने किया था, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास इसलिए उनके थोड़े से विफल हो जाते थे क्योंकि उनको व्यवहारिक जो ज्ञान था वो आशुलिपि का नहीं था। तो इतना थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद में कहते हैं कि उस समय जो दौर चल रहा था, मैंने ऐसे आपको बताया था कि उस समय जो शासन था उसमें आशुलिपि की उपयोगिता भी नहीं थी।
है ना। आसुलिपि की उपयोगिता नहीं थी क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में भाषण होते थे। तो कहते हैं कि जब सन 1948 में जब राष्ट्रीय 1948 में जब राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जब राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ उस समय पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 हिंदी आशुलिपिक रिपोर्टरों की नियुक्ति की गई थी। पहली बार इसमें 4 आशुलिपिक रिपोर्टर, रिपोर्टर जो थे वो नियुक्त किए गए थे ताकि वो वहाँ की जो भाषणों की जो रिकॉर्डिंग थी, जो कार्रवाई थी, उसको लिख सकें, उसको रिकॉर्ड कर सकें। और इसी दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए। कई सारी इसमें पुस्तकें लिखी गई थी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, जिसमें से कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि और कौन कौन सी प्रणालियां हमारे सामने विकसित आई। किस समय दौर की बात है? 1948 की बात है, जब हमारे देश में सरकार गठित हो चुकी थी। उस समय हिंदी आशुलिपि के नाम से प्रणाली सामने आई और खन्ना प्रणाली। तो आपने देखा कि हिंदी आशुलिपि नाम से प्रणाली आई और खन्ना प्रणाली आई। उसके बाद जब हमने बताया कि और कुछ प्रणालियां हैं, जिसमें से एक है हमारी पिटमैन त्वरा लेखन। और उसके बाद में नेक्स्ट है नवीन आशुलिपि। और उसके बाद में नेक्स्ट है मानक। आशुलिपि। अब इसमें कहते हैं कि जो ये 3 प्रणालियां हैं, ये तीन जो प्रणालियां हैं, इनको कहते हैं कि ये सभी जो सिंह प्रणाली है, सिंह प्रणाली के समान है। सिंह प्रणाली के ये समान थी। अब आप कहेंगे सिंह प्रणाली कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि लखनऊ में क्रिश्चियन स्कूल्स में जहाँ पर सीआईडी रिपोर्टरों को तैयार किया जा रहा था, वहाँ पर कौन सी प्रणाली पढ़ाई जाती थी? वहाँ पर यही सिंह प्रणाली थी। तो ये जो 3 प्रणालियाँ हमने आपको बताया, ये पिटमैन त्वरा लेखन, नवीन आशुलिपि और मानक आशुलिपि, इन 3 प्रणालियों का जो प्रयोग था वो सेम सिंह प्रणाली के समान था। और उसके पश्चात में आप इनको यह भी कह सकते हैं कि यह सिंह प्रणाली का संशोधन थी, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था, लेकिन ये अधिकतर उसी के समान ये प्रणालियां थी। ठीक है। और उसके पश्चात में
ये देखा गया कि इन सभी प्रणालियों में कुछ न कुछ अभी कमियां थी, खामियां थी। तो उसी दौरान हमारे यहाँ एक आशुलिपि पद्धति प्रकाशित हुई, जिसको हम विशिष्ट आशुलिपि, जिसको विशिष्ट आशुलिपि के नाम से जानते हैं। और इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक अनुभव इसमें दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा शोध और परीक्षण के उपरांत इस प्रणाली का जो है वो प्रकाशन किया गया था। और ये जो प्रणाली है विशिष्ट प्रणाली, इस प्रणाली के जो लेखक हैं उस लेखक का नाम गोपाल दास विष्ट है। क्या नाम है? गोपाल दास विष्ट। और कहते हैं कि उन्होंने इसमें पीएचडी भी प्राप्त की है। पीएचडी इसमें कर रखी है उन्होंने आशुलिपि विज्ञान में। और उनकी जो स्पीड थी, उस स्पीड को उन्होंने 250 अर्थात 250 वर्ड प्रति मिनट, 250 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड उन्होंने इसमें दर्ज की थी। और जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। तो ये आपने जो मैंने बताया शायद आपने सुना होगा। तो इनका नाम था गोपाल दत्त विष्ट। गोपाल दत्त विष्ट इनका नाम था। और इन्होंने आशुलिपि विज्ञान में पीएचडी की है। आशुलिपि विज्ञान में इन्होंने पीएचडी भी की है, ठीक है। और गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था, क्योंकि इन्होंने बहुत स्पीड में 200 से 250 वर्ड पर मिनट की स्पीड वहाँ पर दर्ज की, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका दर्ज किया गया था। तो यहाँ पर हमने आपके सामने एक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसको थोड़ा सा शुरू से फिर से हम आपको रिवाइज कराने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अक्षरशः एक एक कथन याद हो जाएगा और फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं रहेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो है हिंदी आशुलिपि का उदय एवं विकास। इसमें हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनके वहाँ की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी राजभाषा है, उनकी देश पर हमारे हुकूमत है, तो वो हिंदी का प्रचलन उनके लिखा पढ़ी वाली किसी भाषा में नहीं होती है। लेकिन कहते हैं कि जब हमारा देश स्वाधीनता संग्राम के लिए उन्मुख था, सभी लोग प्रयासरत थे, उस समय जो हमारे देश के जो महान नेतागण थे वो उन्होंने जनमत तैयार करने के लिए जब चाह पैदा की कि अकेले से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमें जनमत तैयार करना पड़ेगा, जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो जनता से जा करके मिले और मिलने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर हिंदुस्तानी भाषण दी, हिंदुस्तानी भाषा में भाषण दिया, ठीक है। और उसके पश्चात में नेताओं ने हमारे देश में काशी में एक संस्था थी जिसका नाम था नागरी प्रचारणी सभा।
उस सभा को जब प्रेरित किया तो उन्होंने हिंदी आशुलिपि के लिए एक संकेत प्रणाली प्रकाशित की और इसको हम निष्काम प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और यह प्रणाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात में काफ़ी प्रयास किए गए लोगों के द्वारा और फिर 1926 में एक प्रणाली प्रकाशित हुई जिसको हम ब्रह्माक्षर प्रकाश के नाम से जानते हैं। ब्रह्माक्षर प्रकाश प्रणाली के नाम से यह जानी गई। उसके पश्चात में 1931 में एक फिर से प्रणाली विकसित हुई जिसका नाम था जैन संकेत लिपि। ये जैन संकेत लिपि के नाम से प्रकाशित। उसके पश्चात में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा आभास हुआ कि जो ये हिंदुस्तानी नेता हैं ये बार बार जनता से मिलते हैं और ये क्या बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने हिंदी आशुलिपि के लिए कुछ सीआईडी रिपोर्टरों को तैयार करने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में क्रिश्चियन स्कूल्स ऑफ कॉमर्स का चयन किया और वहाँ पर उन सीआईडी रिपोर्टरों को प्रशिक्षण देने हेतु तो एक प्रणाली का चयन किया गया। यहाँ पर जो प्रणाली पढ़ाई जाती थी उस प्रणाली का नाम था सिंह प्रणाली। और इस सिंह प्रणाली के माध्यम से जो वो रिपोर्टर तैयार किए गए थे सीआईडी रिपोर्टर, उनको सिंह प्रणाली पढ़ाई गई। उसके पश्चात में फिर जो निरंतर प्रयासरत लोगों के चलते रहे। फिर इलाहाबाद के ऋषिलाल अग्रवाल के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसको संकेत लिपि के नाम से जानते हैं और इसी को हम आगे चल कर के सभी लोग ऋषि प्रणाली के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात में कहा जाता है कि महात्मा गांधी को हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेरक प्रयास किया, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही देश के स्वाधीन होने के पश्चात, देश के आज़ाद होने के पश्चात उन्होंने ये घोषणा की थी कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा। तो जो हिंदी प्रेमी थे, जो हिंदी को चाहने वाले थे, जो हिंदी आशुलिपिक थे, जो हिंदी आशुलिपि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे, उनमें और उत्साह पैदा हुआ और हिंदी को और चरम स्थान तक लेके जाने के लिए वर्धा में एक राष्ट्रीय भाषा प्रचार भारत समिति वर्धा में है ये राष्ट्र भाषा प्रचार भारत समिति। इन्होंने अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और इसमें मुंबई के श्री दबके जी ने आशुलिपि, जो पिटमैन की जो इंग्लिश की आशुलिपि आती है उसके आधार पर आशुलिपि के नए चिन्हों को विकसित करने का एक प्रयोग किया था और इसी प्रयोग से जो एक प्रणाली बनाई गई थी उस प्रणाली को हम कहते हैं वर्धा प्रणाली। तो यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसके पश्चात में स्वाधीनता से पूर्व कहते हैं जितने भी लोगों ने प्रयास किया था, प्रयास काफ़ी अच्छा था, अच्छी प्रणालियाँ विकसित हुई, लेकिन कहते हैं कि उसमें जो प्रणालियाँ थी वो इसलिए थोड़ा सा फेल हो जाती थी क्योंकि जो आविष्कारक थे, जो लिखने वाले थे, वो इस आशुलिपि की व्यवहारिकता से ज़्यादा घुले मिले नहीं थे, उनको उसका ज्ञान नहीं था, आशुलिपि का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में कहते हैं कि 1948 में जब राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, उस गठन में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी उसमें सबसे पहले 4 हिंदी आशुलिपि रिपोर्टरों की नियुक्ति की गई थी। 4 हिंदी आशुलिपि रिपोर्टरों की नियुक्ति की गई थी। उसके पश्चात 1949 में ही कई सारी अन्य प्रणालियां भी विकसित हुई थी, जिनमें हिंदी आशुलिपि ये प्रणाली थी, एक खन्ना प्रणाली भी थी और एक थी पिटमैन त्वरा लेखन नाम से भी प्रणाली विकसित हुई। नवीन आशुलिपि नाम से प्रणाली विकसित हुई और एक थी मानक आशुलिपि नाम से प्रणाली विकसित हुई। अब इसमें ये कहते हैं कि ये जो 3 प्रणालियां थी, पिटमैन, नवीन और मानक, ये कहते हैं जो सिंह प्रणाली थी, ये सिंह प्रणाली के ही
समान थी, और आप ये भी कह सकते थे कि ये सिंह प्रणाली का एक संशोधित रूप है, एक संशोधित रूप है। उसके पश्चात में कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक और प्रणाली हिंदी में विकसित हुई, जिसको विशिष्ट आशुलिपि के नाम से जानते हैं, विशिष्ट आशुलिपि के नाम से। तो विशिष्ट आशुलिपि को जो लिखने वाले लेखक थे उनका नाम था गोपाल दास बिष्ट, इनको GD बिष्ट के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने आशुलिपि विज्ञान में एक PhD भी की थी, और उसके पश्चात इन्होंने गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था, क्योंकि इन्होंने 250 वर्ड प्रति मिनट की आशुलिपि में लिख करके ऐसा उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि हिंदी आशुलिपि भी एक अपना सर्वोत्तम रूप उसका हो सकता है। तो आज हमने यह जो एक चैप्टर था, टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे उदय हुआ, विकास का क्रम क्या रहा। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपके लिए कुछ रोचक रही होगी। आपने ये जानने का प्रयास किया होगा कि कौन कौन सी प्रणालियाँ इसमें विकसित हुई, कौन कौन सी प्रणालियाँ हमने सीखी इन सभी में। तो आज की इस क्लास को फिर मैं आज यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होऊंगा और आपको एक नई जानकारी से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें और अपने घर पर ही रह करके अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।